हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर अर्चना भाटिया, एसोसिएट प्रोफेसर, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इन कॉमर्स इन डीएवी कॉलेज फरीदाबाद। और आज मैं आपके साथ कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मॉड्यूल 1 को डिस्कस करने जा रही हूं। इस मॉड्यूल को समझना आपके लिए जरूरी है क्योंकि ये प्रैक्टिकल पोर्शन की जो अंडरस्टैंडिंग है, जो नॉलेज है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए बढ़ते हैं इस मॉड्यूल की तरफ और सबसे पहले बात करते हैं कि किसी भी न्यूमेरिकल डेटा में या किसी भी स्टैटिस्टिकल सीरीज में हम किस प्रकार से सबसे पहले बाइफरकेशन कर सकते हैं कि सीरीज कितने प्रकार की होती है। जब भी हम न्यूमेरिकल डेटा को या रॉ डेटा को या फिर स्टैटिस्टिकल सीरीज को वर्गीकृत करते हैं, कैटेगराइज करते हैं, तो इट इज बेसिकली ऑफ टू टाइप्स। वन इज इंडिविजुअल सीरीज एंड द अदर इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो इंडिविजुअल सीरीज होती है उसको हम ऑर्डर्ड एरे भी बोलते हैं, और जब हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो ये दो प्रकार का होता है, यूनिवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस मॉड्यूल में हम इंडिविजुअल सीरीज और यूनिवेरिएट और बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में से केवल यूनिवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को कवर करेंगे, जो अगेन टू टाइप्स की है, विच इज डिस्क्रीट सीरीज एंड कॉन्टिन्यूस सीरीज। बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को हम सब्सिक्वेंट मॉड्यूल्स के अंदर न्यूमेरिकल पोर्शन के साथ देखेंगे। ये एग्जांपल है इंडिविजुअल सीरीज का। दिस इज आल्सो नोन एज ऑर्डर्ड एरे। इट कंटेन्स ओनली इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस। मैंने अपनी क्लास में पढ़ती हुई 15 लड़कियों को कहा कि आप एक पेज पर मुझे अपना वजन लिखकर दीजिए। उन 15 लड़कियों ने अपना वेट लिख के किलोग्राम्स में मुझे दे दिया। ये इंडिविजुअल सीरीज है। इसको जनरली हम जब अरेंज करते हैं तो असेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते हैं और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते हैं। जैसे ये मैंने एग्जाम्पल लिया है, मार्क्स ऑफ 5 स्टूडेंट्स ऑफ बीकॉम सेकेंड ईयर इन स्टैटिस्टिक्स। ये 5 बच्चों के नंबर हैं, इसको हम बोलेंगे इंडिविजुअल सीरीज। अब आते हैं हम डिस्क्रीट सीरीज के ऊपर। डिस्क्रीट सीरीज की सबसे बड़ी पहचान होती है कि कॉरस्पॉन्डिंग टू x1 देयर इज कॉरस्पॉन्डिंग f1। x1 के सामने f1 होगा, x2 के सामने f2 होगा। इस फॉर्म के अंदर डिस्क्रीट सीरीज होगी। और यहाँ पे द काउंटिंग ऑफ टाइम्स अ पर्टिकुलर वैल्यूज रिपीट्स इज फ्रीक्वेंसी। जितनी बारी आप काउंट करेंगे, जितनी बारी वो रेपिटिशन होती है उस वैल्यू की, इसका मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी है। और इस फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करने के लिए बेटा हम टेली बार को देखते हैं। टेली बार लगाते हैं, हमने 4 डंडे लगा लिए, वो 4 के बराबर हो गए। और जब हम उसको क्रॉस कर देंगे तो उसका मतलब वो 5 के बराबर है। यानी टेली बार फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करने के लिए, काउंट करने के लिए एक तरीका है, ट्रेडिशनल मेथड है। और 4 बार्स लगाने के बाद, 4 डंडे लगाने के बाद जब हम उसको क्रॉस कर देते हैं तो वो 5 के बराबर होता है। सो अ क्रॉस इज पुट ऑन 5th बार टू मेक इट इक्विवेलेंट टू 5। आइए देखते हैं डिस्क्रीट सीरीज का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल। इन अ सर्वे ऑफ 25 फैमिलीज ऑफ करनाल सिटी। करनाल सिटी में 25 घरों का सर्वे किया गया और डेटा को कलेक्ट किया गया रिकॉर्ड करने के लिए कि हर घर में बच्चे कितने हैं। तो ये एक डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हमने डेटा को रिप्रेजेंट करना है। ये 25 घरों का डेटा है। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा नंबर ऑफ चिल्ड्रन, क्योंकि मैंने ऊपर देखा इन 25 घरों में या तो कोई भी बच्चा नहीं है, या फिर एक बच्चा है, 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं और 4 बच्चे हैं। तो मैंने नंबर ऑफ चिल्ड्रन को बाइफरकेट कर लिया है ऐसे। मान लीजिए मेरे पास एक डेटा में आता है, डेटा पॉइंट में, कि 25 में से कुछ घर ऐसे हैं जिनमें 5 बच्चे हैं, तो मैं यहाँ पे नंबर ऑफ चिल्ड्रन में 5 और ले लेती। अब टेली मार्क कैसे लगाएंगे, एक एक ऑब्जर्वेशन पढ़ते जाते हैं। ये है 0, ये मैंने एक डंडा लगा दी। उसके बाद है ये 1, ये मैंने 1 के सामने डंडा लगा दिया। फिर दोबारा से है 1, फिर मैंने 1 के सामने डंडा लगा दिया। तो ये 25 ऑब्जर्वेशंस को मैंने टेली मार्क के जरिए लिख दिया। और जैसे देखिए 1 के केस में 4 के बाद 5वां आया तो मैंने क्रॉस कर दिया। इसका मतलब ये जो ऑब्जर्वेशंस है ये 5 के बराबर है। अब मैंने टेली मार्क को फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में लिखना शुरू किया। सबसे पहले आया 2,
उसके बाद 5 + 2 7, 5 + 2 7, दिस इज 4, 1 2 3 4, दिस इज 5। इसका मैंने फ्रीक्वेंसी का टोटल किया, ये 25 के बराबर आनी चाहिए, क्योंकि मैंने डेटा करनाल सिटी की 25 फैमिली से ही लिया है। तो ये मैंने यहाँ पे चेकिंग कर ली कि मैंने सारे के सारे डेटा पॉइंट्स को फीड कर दिया। तो क्वेश्चन है, कई बार आ जाता है शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में भी, तो ये मैंने डिस्क्रीट फॉर्म में डेटा को दिया। अब अगर मैं इसको पढ़ना चाहूँ, मान लीजिए मैं आपसे बोलूं आप मेरे पास ये डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का बना के ले आए सारा स्पेसिमेन, और मैं आपसे कहूँ चलो ये बताओ करनाल सिटी में जो 25 घर हैं उसमें ऐसे कितने घर हैं जिनके घरों में एक बच्चा है। ये देखिए, एक बच्चा 7 घरों। इसका मतलब नंबर ऑफ टाइम्स दिस फ्रीक्वेंसी इज रिपीटेड अगेंस्ट 1। तो 25 में से 7 घर ऐसे हैं जिनके घर में एक बच्चा है, 25 में से 5 घर ऐसे हैं जिनके घर में 4 बच्चे हैं। और अगर मैं आपसे कहूं कि 25 में से ऐसे कितने घर हैं जिनके घर में बच्चा नहीं है, तो आप कहेंगे कि मैडम ऐसे 2 घर हैं, ऐसे 2 घर हैं जिनके घरों में कोई भी बच्चा नहीं। यानी स्टैटिस्टिक्स में प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के साथ साथ हमें ये भी पता होना चाहिए कि हम उसकी इंटरप्रिटेशन और डेटा को किस प्रकार से पढ़ेंगे। आइए स्टूडेंट्स आगे चलते हैं। अब हम आ रहे हैं कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे हम न्यूमेरिकल एस्पेक्ट की बात करेंगे और अगले मॉड्यूल में हम बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसीज कितने प्रकार की होती है। उसके लिए आप कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मॉड्यूल 2 को रेफर करेंगे। तो सीरीज रिलेटेड विद कंटिन्यूअस वेरिएट्स इज कॉल्ड कंटिन्यूअस सीरीज। इसमें ये कुछ बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, न्यूमेरिकल में निकलती भी हैं, कि क्लास का क्या मतलब है, क्लास लिमिट्स का क्या मतलब है, क्लास फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं, क्लास विड्थ किसे कहते हैं, मिड वैल्यू कैसे निकलती है, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कैसे निकलती है, और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकलती है। आइए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं और उस एग्जाम्पल में कुछ की पॉइंट्स को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए ये हमारे पास कॉन्टिन्यूअस सीरीज है। कॉन्टिन्यूअस सीरीज में देखिए 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, ये इसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन है। अब हम सबसे पहली चीज देखना चाहते हैं कि 20 से 30 की क्लास विड्थ क्या होगी। स्टैटिस्टिक्स में क्लास विड्थ को स्मॉल आई से हम डिपिक्ट करते हैं और क्लास विड्थ को निकालने का सूत्र होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो 20 से 30 में अपर लिमिट क्या है 30 और लोअर लिमिट क्या है 20, तो इसकी क्लास विड्थ हो गई 30 माइनस 20 यानी 10। अगर यहाँ पे मैं आपसे पूछूं क्या इस न्यूमेरिकल में क्लास विड्थ यूनिफॉर्म है, इस सब केसेस में सेम है, आप कहेंगे बिल्कुल मैम, हर केस में क्लास विड्थ 10 है तो यूनिफॉर्मिटी। लेकिन क्लास विड्थ को जब हम निकालते हैं तो हमें फॉर्मूले को कंठस्थ करना चाहिए, दैट क्लास विड्थ आई इज इक्वल टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब सेकेंड पार्ट में अगर मैं आपसे पूछूं कि 10 से 20 की क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है, तो आप कहेंगे मैम 10 से 20 की फ्रीक्वेंसी है 15। चलिए बताइए, अगर मैं आपसे कहूं कि 30 to 40 क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है, तो 30 से 40 क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है 30। तो यानी हमें क्लास फ्रीक्वेंसी भी समझ में आ रही है कि हम किसी न्यूमेरिकल में क्लास फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे। और अगर मैं आपसे कहूं 40 से 50 क्लास की क्लास फ्रीक्वेंसी क्या है, तो देखिए ये 40 to 50 है, इसकी क्लास फ्रीक्वेंसी है 20। आइए मिड वैल्यू की बात करते हैं। स्टैटिस्टिक्स में मिड वैल्यू को जनरली हम m से डिपिक्ट करते हैं, स्मॉल m से। और मिड वैल्यू का क्या मतलब हुआ, सेंटर की वैल्यू। ये कैसे निकलेगी किसी भी क्लास की, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। देखिए अगर मैं आपसे कहूं कि 20 से 30 की मिड वैल्यू क्या होगी, ये तो आप देख के भी बता देंगे कि 25 होगी, लेकिन कैसे निकालनी आनी चाहिए, अपर लिमिट 30 प्लस लोअर लिमिट 20 डिवाइडेड बाय 2, 50 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 25। आइए देखते हैं कि 0 से 10 की हमने मिड वैल्यू कैसे कंप्यूट की। अपर लिमिट इज 10, लोअर लिमिट इज 0, सो डिवाइडेड बाय 2 इज 5। तो 0 से 10 की मिड वैल्यू हुई 5। आइए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं।
अब इस पार्ट में हम निकालेंगे रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। सबसे पहले तो फॉर्मूला देखिए, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है क्लास फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने से पहले हमें कैपिटल एन पता होना चाहिए, और कैपिटल एन का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी का समेशन। फ्रीक्वेंसी के समेशन का मतलब जब हम सारी फ्रीक्वेंसीज को ऐड कर देते हैं तो वो एन के बराबर आता है। देखिए एन कैसे आएगा, 10 प्लस 15 प्लस 25 प्लस 30 प्लस 20। तो मेरे पास कैपिटल एन यहाँ पे आ गया, देखिए 100। मैंने कैलकुलेट कर लिया। अब मैं रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकती हूँ। तो आप कहेंगे कि मैम बताइए रिलेटिव फ्रीक्वेंसी किस क्लास की निकाल के बताऊं। यहाँ पे मैंने आपसे कहा कि आप मेरे को रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल कर बताइए क्लास 10 से 20। ये देखिए ये क्लास है 10 से 20, ये क्लास है ना 10 से 20। मैंने आपसे कहा इसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालिए। आप कहेंगे मैडम क्लास फ्रीक्वेंसी, इसकी क्लास फ्रीक्वेंसी कितनी है 15 डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी। टोटल फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कितनी है 100। सो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इज 15 डिवाइडेड बाय 100। आइए एक और तरीके से समझते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे क्लास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल के बताइए 20 से 30 की, तो आप कहेंगे कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास 20 to 30 इज द क्लास फ्रीक्वेंसी 25 डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी 100। तो हमें रिलेटिव फ्रीक्वेंसी भी निकालनी आ गई। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए सबसे पहले हमने फ्रीक्वेंसी का टोटल निकालना है, जिसको हम कैपिटल एन के बराबर बोलते हैं। उसके बाद हमने फॉर्मूला अप्लाई करना है कि उस पर्टिकुलर क्लास की जिसके बारे में हमसे कहा जा रहा है कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालो, उसकी क्लास फ्रीक्वेंसी क्या है डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी। अगर मैं यहाँ पे आपसे कह दूं कि मुझे परसेंटेज रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल कर बताइए, तो कुछ भी नहीं करना। आपको मालूम है कि किसी भी चीज को परसेंटेज में अभिव्यक्त करने के लिए हमें उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। तो परसेंटेज ऑफ रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास 10 to 20 is 15 divided by 100 multiplied by 100, that is 15%. अब यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी डेंसिटी की बात करेंगे। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है क्लास फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय क्लास विड्थ। क्या फॉर्मूला होता है डेंसिटी का? क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है डिवाइडेड बाय उसकी क्लास विड्थ क्या है। अब मैंने आपसे कहा कि आप 40 से 50 की मेरे को फ्रीक्वेंसी डेंसिटी बताइए। तो 40 से 50 की फ्रीक्वेंसी कितनी है 20। फ्रीक्वेंसी कितनी है 20, और इसकी क्लास विड्थ कितनी है? हमने पीछे ही पढ़ा है कि क्लास विड्थ क्या होती है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो इसकी क्लास विड्थ आई है 10। तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया 20 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 2। आइए एक और ले लेते हैं इसी न्यूमेरिकल में। अगर मैं आपसे कहूं कि आप मुझे फ्रीक्वेंसी डेंसिटी 10 to 20 की बताइए, तो आप कहेंगे क्लास फ्रीक्वेंसी 15 divided by class width, which is 10. So 15 divided by 10 is 1.5. So this is the formula for frequency density. अब ये continuous series का वही सेम एग्जाम्पल चल रहा है। ये फ्रीक्वेंसी थी, टोटल किया था तो 100 आ गया। अब हम लेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखिए सबसे पहले आएगा 10, 10 के बाद आएगा 10 प्लस 15 इज इक्वल टू 25, 25 प्लस 25 इज इक्वल टू 50, 50 प्लस 30 इज इक्वल टू 80, 80 प्लस 20 इज इक्वल टू 100। ये देखिए दोनों तरफ बराबर आना चाहिए ताकि हम चेक कर सकें कि हमारी कैलकुलेशन सही है। तो ये हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लिया। किसी भी डेटा के अंदर यदि मैं शब्द इस्तेमाल करूं बिलो, अबव, लेस देन, मोर देन, तो इसका मतलब वो सामने वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। यहाँ पे जब मैं इस डेटा को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के सामने पढ़ूंगी तो मुझे लिखना चाहिए बिलो 10, बिलो 20, बिलो 30, बिलो 40, बिलो 50। आइए आगे बढ़ते हैं। अब ये है हमारा स्टर्च फॉर्मूला। बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए एच ए स्टर्च, उन्होंने ये फॉर्मूला दिया। सबसे पहले फॉर्मूले के ऊपर निगाह मारिए, ये जो कैपिटल के है यहाँ पे, ये नंबर ऑफ क्लासेस की ओर इशारा करता है, और जो कैपिटल एन है ये टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हमें बताता है। तो स्टर्च फॉर्मूला मदद करता है, हमें हेल्प करता है डिटरमिन करने में कि नंबर ऑफ क्लासेस कितनी होंगी। तो ये फॉर्मूला है k इज इक्वल टू 1 प्लस 3.322 log of n,
मैं दोबारा रिपीट करती हूँ डियर स्टूडेंट्स, k इज इक्वल टू 1 प्लस 3.322 log ऑफ n, और यहाँ पे जो कैपिटल K है ये नंबर ऑफ क्लासेस है, और जो कैपिटल N है ये टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस की ओर इशारा करता है। एक न्यूमेरिकल लिया है छोटा सा, मान लीजिए टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है 1000, तो n की वैल्यू क्या है 1000। तो नंबर ऑफ क्लासेस कैन बी डिटरमिन्ड बाय अप्लाइंग स्टर्च फॉर्मूला। हमने यहाँ पे k निकालना है, तो हमने यहाँ पे n को पुट किया 1000, log ऑफ 1000 की वैल्यू आई 3, 4 फिगर्स थे, -1 किया 3 आ गया, और ये हमारे पास k आ गया 11, यानी इस न्यूमेरिकल में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ क्लासेस 11 बननी चाहिए। नाउ द पॉइंट अराइजेस कि अगर हमें 11 क्लासेस चाहिए तो क्लास विड्थ कितनी होनी चाहिए। आइए अब आगे देखते हैं कि जो प्रोफेसर स्टर्च का फॉर्मूला है उसके अंदर क्लास विड्थ कैसे निकलेगी। क्लास विड्थ आई निकलेगी रेंज डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3.322 log ऑफ n। यहाँ पे रेंज कैसे निकालते हैं, रेंज निकालते हैं लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। ये रेंज इस तरह से निकलती है, आगे जाकर रेंज को हम मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन में भी पढ़ेंगे। और उसके बाद हमने इस फॉर्मूले में i इज इक्वल टू रेंज डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3.322 log ऑफ n की मदद ली, और ये हमारे पास देखिए आया इस न्यूमेरिकल के अंदर। अगर हम कहते हैं कि 1000 एम्प्लॉइज हैं तो n की वैल्यू तो हो गई 1000, और log ऑफ 1000 की वैल्यू हो गई 3। अब इसके अंदर हमने कहा कि बैंक में जो सैलरी है एम्प्लॉइज की 4000 से 15000 तक वेरी करती है, तो एग्जामिनर ने आपको रेंज तो दे ही दी। रेंज के अंदर लार्जेस्ट वैल्यू आपको बता दी 15000, स्मॉलेस्ट वैल्यू आपको बता दी कितनी 4000, तो आई यानी विड्थ आ गई 15000 माइनस 4000 होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3.322 log ऑफ n, तो आई हमारे पास आ गई 1000, अर्थात साइज ऑफ द क्लास विड्थ होनी चाहिए 1000। इस न्यूमेरिकल में आपको 1000 की क्लास विड्थ रखनी चाहिए, 4000 से 5000, 5000 से 6000 ऐसे करके क्लासेस बनेंगी। तो ये आपका स्टर्च का फॉर्मूला है, इस पे शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, इस पे लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, और आपको कैलकुलेशन करनी भी आनी चाहिए। इस न्यूमेरिकल में नंबर ऑफ एम्प्लॉइज 1000 थे, रेंज इसकी 15000 से 4000 है। हमने कुछ नहीं किया, हमने सबसे पहले क्लासेस देख ली कितनी बनती हैं, और उसके बाद हमने क्लास विड्थ का साइज भी देख लिया। तो दोनों चीजों को केटर करता है ये फॉर्मूला, दोनों चीजें बता पाता है। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ स्टर्च, and that's all for the construction of frequency distribution module 1. I hope समझ में आया होगा और आप स्टैटिस्टिक्स को पढ़ना एंजॉय कर रहे होंगे। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड सर्कल में भी इसको पॉपुलर कीजिए। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड and keep learning. Practice makes the man perfect. Always remember. Thank you.